नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर थर्ड विषय गणित कक्षा 10वीं का पेपर है, जिसको हम आपको आज हल करवाने जा रहे हैं। इसमें 70 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 120 मिनट का समय निर्धारित है। आज के इस भाग में हम आपको कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। इस थर्ड प्रैक्टिस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.06, 0.051 और 0.0499, इसी प्रकार 0.505। तो यहाँ देखा जाए यदि तो सी वाले ऑप्शन को हम सही मानेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ यदि इस 9 में एक जोड़ दिया जाए तो सीधा सा 0, ये 9 और एक 0 हासिल का, इस प्रकार केवल इतना जोड़ने से ही अपने ये मिल जाता है। तो लगभग इसके निकटतम जो मान होगा वो हमारा सी वाला हो जाता है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिखाई गई एक आकृति हमें दी जा रही है। इस आकृति का क्षेत्रफल हमको बताना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आकृति का जो क्षेत्रफल है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ आकृति दी जा रही है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। यह एक आयताकार भाग दिखाई दे रहा है, तो ये इसे मान लेते हैं ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। इसके बाद अगर ये 7 हो गया है तो इतना इतना भाग हमारा 2 हो जाता है। फिर यहाँ पर ये यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम मिला देते हैं तो ये 5 हो जाती है। अब ये अगर 5 हो गई तो ये आपका 2 हो गया है। अब ये 5 है तो ये भी 2 हो गया है। इस प्रकार हमारे पास में 2 आयत और एक त्रिभुज मिल जाता है। तो ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट वाला भाग है प्लस सेकंड वाला भाग प्लस थर्ड वाला भाग, तो फर्स्ट भाग आयत, सेकंड भाग हमारा वो भी मान लो आयत है, और थर्ड भाग जो हमारा वो है त्रिभुज। अब इनके तीनों के क्षेत्रफल हम अलग अलग याद कर लेते हैं और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो फर्स्ट हमारा जो आयत है वो हो जाएगा 7 गुणित 5, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस सेकंड वाला भी हमारा आयत है तो 5 गुणित 2, क्योंकि 5 और 2 उसकी चौड़ाई है। जबकि थर्ड वाला हमारा समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से 7×5 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 बचा, 2 इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और इकाई वर्ग सेंटीमीटर में होती है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यदि डेल 99 से बड़ा एक पूर्णांक हो, 99 से बड़ा है ना, तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक है। यह पहला वाला हमें राइट लगा, हम इसको देखते हैं, हल भी करते हैं। देखिए 1 2 3 4, इस भाग के चिन्हों को हटा करके हम ऐसा लिखें कि डेल बटे 99। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि डेल जो है वो 99 से बड़ा है, मतलब 99 से बड़ी संख्या है जो भी है डेल है, ये त्रिभुज जैसा हमको जो दिख रहा है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो यहाँ जो भी अंक हमें प्राप्त होगा वो बड़ा प्राप्त होगा, और इस संख्या में हम गुणा करेंगे तो वो हमें कोई बड़ा अंक प्राप्त होता है। जबकि इसी प्रकार यहाँ पर छोटी संख्या है 99 और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा वो दशमलव में प्राप्त होगा, जिससे दशमलव के बाद हमें कोई अंक 1 वगैरह, तो यहाँ हम जब इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के अंक के साथ हमें प्राप्त होगा। जबकि यहाँ हम जोड़ करके बड़ा करेंगे और यहाँ जो भाग दे करके करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे, छोटा अंक प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, और ये तो है नहीं, मतलब यहाँ पर हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो सत्य हो जाता है। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है। यहाँ पे 10 की घात ऋण 1, 11 की घात ऋण 1। इस पहले वाले को यदि हम हल करें यहाँ पर तो 10 की घात ऋण 1 को हम लिख सकते हैं 1/10 और 1/11, दोनों परिमेय संख्या है। हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कई सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, तो एक तो हो ही सकती है। चलिए इसके बीच हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा वाला पॉइंट हमारा है ऋण का 4। अब ऋण के 4 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं और ऋण 5 के बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में होगी, मतलब यहाँ भी हम परिमेय संख्या बीच में 1 ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा वाला जो हमारा है 6.5, इसका दशमलव का चिन्ह अगर हटाएं तो बट्टे में हम लिखेंगे 10, और 6.6, इसका भी दशमलव का चिन्ह हटाएं तो बट्टे में लिखेंगे 10, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाती है। इनके बीच में भी हम ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम तीनों के ही बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में हम परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है डी वाला सही हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब पी क्यू आर और एस क्या समांतर चतुर्भुज है। आर एस टी और यू
ये एक समचतुर्भुज है। तो हमें क्या दिया है, QPS का मान 66 दिया है, 66 दिया है ये वाला, और RTU हमें 37 दिया है, ये RTU 37 दिया हुआ है। तो PSO मतलब ये वाला जो हमें कोण ज्ञात करना है, PSO का मान हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, इसे करते हैं। ये जो STUR ये जो हमारा चतुर्भुज है क्या है, समचतुर्भुज है, और ये जो RT है इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो त्रिभुज हमारा STR है, त्रिभुज STR और त्रिभुज RTU जो है सर्वांग सम होंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसको जो विकर्ण होता है, और उस विकर्ण के कारण जो दो त्रिभुज बनते हैं समचतुर्भुज में, तो ये दोनों हमारे जो त्रिभुज होंगे ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम होंगे तो कोण STR बराबर होगा कोण RTU के। ठीक है, STR और RTU बराबर होंगे, जबकि RTU कितना दिया हमको, 37 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोण STU, ST और U ये 37 का हो गया, ये भी 37 का होगा, तो इनको दोनों को हम जोड़ेंगे तो 37 और 37 ये मिलकर के हो जाएंगे 74। मतलब ये यहाँ से तक का पूरा जो कोण हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 74 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि कोण PO और POS जो है ये वाला कोण, और कोण STU दोनों बराबर हो जाएंगे 74 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने से बराबर हो जाएंगे, तो हमें जो PSO ये मिला 74 डिग्री। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज मिलता है हमको, इस त्रिभुज में 66 है, 74, और ये हमको याद करना है ये वाला कौन सा कोण है हमारा, ये क्वेश्चन मार्क। तो चलो क्वेश्चन मार्क लगाकर लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 और माइनस 66 धन 74। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पर 180 माइनस 140, और क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। मतलब क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, ये हमारा जो है PSO बराबर हमें मिल जाएगा 40 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है छठा, 4x² + y² + xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है ना, चलिए 4x² + y² + xy लिखा। चलिए 4x को हम लिखते हैं 2x की होल पावर 2 + y²। अब देखिए अगर सूत्र के रूप में इसको जमाना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए 4xy, जबकि हमारे पास एक बार xy लिखा हुआ है। चलिए यहाँ 4xy चाहिए हमें। अब इसको हम कंपेयर करें यदि, तो यहाँ 4xy लाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, हमें जोड़ना पड़ रहा है 3xy, क्योंकि xy + 3xy 4x हो जाएगा। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x + y का होल स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग बना, इसको प्रसार उल्टा करके हम देखें तो हमें 4xy चाहिए, और 4xy लाने के लिए हमें 3xy जोड़ना पड़ा। मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन जो है 3xy जोड़ना होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्न में से कौन सा विकल्प 30% के लगभग है। मतलब संकेत आपको वास्तव में गणना करने की आवश्यकता नहीं, परिणाम का अनुमान लगाना है। चलिए अनुमान लगाते हैं। 29 दशांश का तात्पर्य क्या हो जाता है, 29 दशांश का तात्पर्य हो जाता है कि 29/10 मतलब 2.9, फिर 15 में से 2 मतलब 2/15, 2/15 लिखेंगे इसको। तो 2/15 का मतलब क्या हो जाता है कि 2/15 × 100 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 13.2%। इसी प्रकार सी वाला ऑप्शन है 1 किलोग्राम में 31 ग्राम, मतलब 31/1 किलोग्राम ग्राम में अगर बदलें तो 1000 ग्राम। अब एक स्थान के बाद दशमलव लगाएं तो 3.1/100, मतलब ये हो जाएगा 3.1%। जबकि एक 205 सेंटीमीटर में 62 सेंटीमीटर, मतलब 62/205। अब 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए हैं, तो चौथा सही होगा, पर फिर भी हम इसको हल करके देखते हैं। 62/205 में ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं यदि, तो हमें लगभग हमें 30 के समथिंग मिलेगा। ठीक है, इसको हम हल करें
तो जैसे मान लेते हैं, हाँ मतलब ये मान के चले कि 30 के समथिंग, 30% के समथिंग मिलेगा। यदि ये 60 हो और ये 200 हो तो इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से 30% के लगभग, और इस प्रकार अपना डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अमित के पास एक्स क्रेडिट कार्ड थे, हमारा 8वां प्रश्न है। एक्स क्रेडिट कार्ड थे अमित के पास। चलिए अमित के पास, अमित बराबर एक्स, ठीक है। भूमि के क्रिकेट कार्ड की संख्या है वो अमित के क्रिकेट कार्ड का 2/3 गुना है। चलिए भूमि 2/3 डॉट एक्स। चेतन के पास कोई कार्ड नहीं, चलिए चेतन के पास कार्ड की संख्या 0 है, ठीक है। मान लेते हैं अमित हमारा ए है, भूमि बी है और चेतन हमारा सी है। ABC इनको हम मान लेते हैं। अब अमित और भूमि ने कुछ कार्ड चेतन को दिए। अब उन सभी के पास समान कार्ड है। अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प से निरूपित होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कार्ड कितने हैं। तो हम चलो A + B + C करते हैं। तो x + 2/3 डॉट x, इसको सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 5x, 3 एलसीएम हो जाएगा 3, और ये 3x + 2x मतलब 5x/3 हो जाता है। अब अमित और भूमि ने क्या है, अमित उसको कार्ड दिए, किसको, चेतन को दिए, कुछ कार्ड दिए। तो वो क्या कह रहा है कि सभी के पास बराबर कार्ड हो जाते हैं, मतलब जितने ए के पास है अमित के पास उतने भूमि के पास, बी के पास उतने चेतन के पास, सभी के पास बराबर बराबर कार्ड हो जाते हैं। अब बराबर बराबर कार्ड जब हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास कुल कार्ड कितने हैं, 5x/3। तो ये कुल है, लेकिन सबको बराबर मिलना है, इसमें हम एक बार और 3 का गुणा कर दें, मतलब हमें मिलेगा 5x/9। सबके पास 5x/9 कार्ड हो गए। अब प्रश्न ये है कि अमित द्वारा चेतन को दिए गए कार्ड की संख्या निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा निरूपित होती है, ठीक है। तो अगर अमित के द्वारा दिए गए कार्ड की संख्या निकालेंगे तो A बराबर, अमित के पास थे x, उसमें से 5x/9 हम कम कर देते हैं। तो हम कम करेंगे तो इसका आएगा एलसीएम 9, और ये हो जाएगा हमारा 9x/5x, तो हो जाएगा 4x/9। इस प्रकार से हमारा C वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। एक तार की जाली के एक टुकड़े में बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया, मतलब तार की जाली को हमने ऐसे पेड़ के आसपास घुमाना। इसकी ऊंचाई है 121 सेंटीमीटर है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ये 121 सेंटीमीटर है, और देखिए हम देखें तो 66 सेंटीमीटर हमें ये दिया हुआ है चौड़ाई। इस जाली की जो चौड़ाई है वो 66 है और ऊंचाई है 121। तो पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्र घेरा जाएगा, मतलब जमीन पर जो ये गोलाई वाला भाग है, ये मतलब इस बेलनाकार आकृति बन गई है। इस बेलनाकार आधार की हमको क्या करना है, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर इस जो 66 चौड़ाई है इसके अकॉर्डिंग ही ये बेलनाकार भाग बनाया गया है, मतलब इस वृत्ताकार जो स्थिति बनी आधार है इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी जो परिधि हो जाएगी 66। मतलब हम ये कहेंगे कि वृत्त की परिधि, कौन से वृत्त की, आधार जो है, इस जाली का जो आधार है, इस जाली का आधार वृत्त है, और वृत्त के आधार की जो परिधि है वो होती है 2πr, और 2πr हमारा उसका मान कितना है, तो वो 66 सेंटीमीटर है। ऐसा हमको लिखना है। अब यहाँ से हम r का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 × 22/7 r 66, तो r बराबर 22/7 जो ऊपर चला जाएगा, और 22 × 2, ठीक है। तो 22 को काट देंगे हम 66 से 3 बार, तो हमें मिलेगा 7 या 21/2। ये हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, वृत्त आधार की त्रिज्या हमको मिल गई। अब इस वृत्त का हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, वृत्त का जो आधार है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वो होता है πr²। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7, r का मान है पे 21/2 × 21/2, 2 बार लिख देते हैं, r² है तो। अब ये जो 2 है इसको हम काट देंगे 11 बार, 7 काट देंगे 21 को 3 बार, तो ये मिलेगा 11 × 3 × 21 बटे में हमारे पास में है 2। इसका गुणा करके जब इसको सरल करेंगे तो ये हमें मिलेगा 693/2, और इसका हम 2 का जब भाग लगाएंगे तो ये 346, 3 दूना 4 बार, फिर 13 हो गया 6 बार, और 0.5, और ये हमारा आंसर आ जाता है बी वाला।
बी वाला आंसर हमारा इससे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है यदि 1/x मतलब 1 के बटे में x से बराबर 4 भागित 3x ऋण 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 1/x के बराबर में और 4 के बटे में 3x ऋण 7, ये भाग का चिन्ह है तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। का तिरक गुणा यदि हम करें तो 3x ऋण 7 बराबर 4x हो जाएगा। अब इस 3x को उठा के इधर लाते हैं तो ऋण 7 बराबर 4x ऋण 3x, 4x में से 3x गया तो x बचा और बराबर क्या है 7, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, नीचे दिए गए एल एम एन ओ एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि एल एम और एन प्रत्येक की माप 80 से कम है। ठीक है, एल एम एन और ओ, तो एल एम और एन प्रत्येक की माप 80 से कम है, ये हमसे वो कहता है 80 से कम है। मतलब जैसे कोण एल की जो माप है वो 80 से कम, कोण एम की माप भी 80 से कम, कोण एन जो है इसकी माप भी 80 से कम है। अच्छा, इनको यदि हम जोड़ें तो L प्लस M प्लस N बराबर 240 और बराबर के बजाय ये कहें 80 से कम। अब 80 से कम प्रत्येक 240 जो है तीनों का योग 240 से कम। अब 240 से कम हमारे पास ये ऑप्शन आता है 200, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस प्रकार हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 200 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि एक एक प्राकृत विषम संख्या हो m, तो इनमें में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या होगा। हम मान लेते हैं कि m के स्थान पर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 0 2 0 विषम संख्या है रखी हमने, तो इस एक का की घात चाहे जो उसका मान होता है। तो देखिए ये 1 आया जो कि विषम संख्या है, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन तो गलत है। फिर हम आगे बढ़ें, बी वाले को देखें, यहाँ पर m के स्थान पर भी हम 1 ही रखते हैं मान लो, तो 9 × 1 + 32, तो 9 और 32, इसको जोड़ेंगे तो 41, ये भी विषम संख्या आ गई, मतलब ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पर भी हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 और 1 की घात 2, तो ये मिला 2 + 1 मतलब 3, ये भी विषम संख्या है, मतलब सी वाला ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ रखते हैं 1, तो 1 का वर्ग धन 99, तो 1 धन 99 मतलब 100, जो कि क्या है सम संख्या है, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नीचे दी गई संख्या रेखा में बिंदु Q -3 और -4 का मध्य बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु Q और -4 के बीच स्थित है। Q और -4 के बीच स्थित है। चलिए पहले मध्य बिंदु की हम बात करें तो पहले हम Q का मान ज्ञात करते हैं। तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा माइनस का 3 और -4/2, मतलब कि -7/2 हमें Q मिल जाएगा। अब Q और -4 के बीच, मतलब मध्य बिंदु की बात नहीं हो रही, पर हम मध्य बिंदु याद कर लेते हैं तो वो उसके लगभग पास में होगा। चलिए कौन सा बिंदु है ना, तो मान लेते हैं वो बिंदु जो भी है हमारा उसको हम P नाम दे देते हैं, तो वो P होगा और वो होगा Q प्लस -4 के बीच लगभग। तो Q का मान हमारे पास में है -7/2 और -4/2। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा -7 -8/2 और ये बटे का बटा उलट के जाएगा तो 2, मतलब -15/4 हमें मिलेंगे। अब हमें ये देखना है कि जो 4 उत्तर हमें दिए हैं ये -15/4 को और अगर हम दशमलव में के रूप में सरल करें तो 3 × 12, 3 बचे 30 हो गए, 7 × 28 दशमलव के साथ 7 बार और 20 तो -3.75 में मिलता है लगभग, ये हमें मिलेगा। यहाँ 11/33 लिखा है तो -4 11 से 1 बार और 33 3 बार, तो 12 और 1 13, -13/3। अब यदि हम 13 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 दशमलव माइनस के साथ 4.1 बचा और 4.9 के समथिंग में आएगा। इसको हम काटें तो 6 से 2 बार 18 3 बार और 3 तिया 9 और 2 11, माइनस के 11/3 हमें मिलेंगे। अगर हम -11 में 3 से लगाएंगे भाग तो माइनस का 3 तिया 9, 2 बचे 20 हो गए, लगभग 3 7 21। तो देखिए ये जो माइनस का 3.7 ये इसके लगभग पास आ रहा है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ऋण 3 सही 12/18, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का अनुपात 3/2 है।
कक्षा 9वीं के 30% और कक्षा 10वीं के 10% विद्यार्थी कमेटी के लिए चुने गए। एक विद्यार्थी कमेटी बनाई जिसमें चुने गए, है ना। दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों को कौन सा हिस्सा स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुना गया है, कुल कौन सा हिस्सा, है ना। देखिए यहाँ कक्षा 9वीं की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं 3x, और कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं वो है 2x, 3/2 का अनुपात है। अब यहाँ पर 9वीं की अगर बात करें, जो चुने गए विद्यार्थियों की बात करें, तो वो कितने चुने जाते हैं 30%, मतलब 3x गुणित 30/100। अब इसे सरल करें तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, मतलब हमें मिला 3 के 9, 9x/10। इसी प्रकार 2x का 10%, 10/100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिला 2x/10 मिला हमें, ठीक है। अब इन दोनों का योग यदि हम करें, दोनों को जोड़ें तो 9x और 11x/10, एल्शियम समान हर तो एल्शियम तो ये आएगा 11x/10, दोनों का योग कर दिया हमने। 9th प्लस 10th के जो विद्यार्थी हैं इनका हमने योग कर लिया जो चुने गए। अब 11x/10, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के कुल कितने विद्यार्थियों का हिस्सा विद्यार्थी स्कूल कमेटी के लिए चुना जाता है। तो जो ये चुने गए हैं वो कुल में से चुने गए हैं, और कुल कितने हैं 3x और 2x, 5x, मतलब 11x/10 है। इसमें हम क्या करेंगे 5x से लगाएंगे भाग, तो x से x कैंसिल, और ये 5 का 10 में हो जाएगा गुणा, मतलब 11 हो जाएगा ये 50। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, यदि p एक पूर्ण संख्या हो, तो निम्न में से कौन सा व्यंजक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों के रूप में होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब p² और पूर्ण घन का मतलब p³। और यदि हम इनका एलसीएम निकालें, यहाँ इसका क्या निकालें, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन का निकालें एलसीएम इनकी घातांकों का, तो 2 × 3 घातांक का एलसीएम 6, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें p की घात 6 चाहिए। अब p की घात 6 जहाँ मिल जाएगा, ये हमारा p की घात 2 आधार समान घाते जोड़ेगी तो p की घात 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 में से 2 घात कम तो 4 घात बची। इसको देखें सी वाले को, तो p की घात 3 और माइनस गुणा का चिन्ह लगाओ तो माइनस की घात प्लस की हो जाएगी, तो ये हमें मिलेगा p की घात 6 मिल जाएगा। देखिए p की घात 6 में चाहिए था। वैसे d को भी अगर हम देखें तो 6 घात में से 3 घात कम माइनस है, तो घातांक के नियम से 6 - 3, तो ये p की घात 3 है। मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तो हमारा उत्तर कौन सा है, सी वाला। इस तरह से हमारा उसका उत्तर आ जाएगा सी वाला। प्रश्न क्रमांक 16 है, समीकरण को देखें, हमको दिया है 1.234 गुणित 56.78 है, और उसका जो गुणा हम करते हैं तो हमें ये उत्तर प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें ये जो यहाँ 0.7006652 में हम किस चीज़ का भाग लगाएं तो हम ये प्राप्त हो जाए, ये हमें ला करके दिखाना है। जो हमें दिया है इसको देखकर हम चलें यदि, तो 1.234 इसको सेव करें हम, और 70.60662 को ऐसा रखें, और ये जो 56.78 है इसको हम इसके बटे में ला देते हैं, ठीक है। अब दशमलव का खेल देखते हैं। दशमलव क्या करता है कि जो 70 दशमलव है हमको इस रूप में लाना, दशमलव का अंक 2 अंक की तरफ खिसकेगा, तो दशमलव के अंक को 2 अंक की तरफ खिसकाने के लिए हम क्या करें, यहाँ दशमलव लगा दें 70.06652, और ये जो दशमलव का अंक है इसको भी हम खिसका दें एक स्थान तक ही केवल 78, और इसके साथ में इधर का दशमलव भी खिसका दें तो ये मिलेगा हमें 1.34। मतलब हम दोनों पक्षों में एक स्थान तक दशमलव को हमने क्या है बाईं ओर खिसकाया, और एक स्थान पर हमने हर में खिसका दिया, तो इस तरह से हमें मिलेगा और जो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा सही, इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा इस स्थिति में हर जो हमारा हो जाएगा वो क्या 5.678, मतलब बी वाला उत्तर हमारा सही हो जाता है। क्यों,
साथियों आज के भाग में इतना ही। आज हमने 16 प्रश्न आपको हल कराए, शेष प्रश्न हम आपको अगले भाग में हल कराएंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से हल करके अपनी पुस्तिका में लिखना है और अपने टीचर्स को चेक करवाना है।